हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। प्रियांशु श्रीवास्तव जी, हर्ष जी, वाल्मीकि यादव जी, नीरज पाल जी, अंजू कुमारी जी, कीर्ति जी, धर्मेंद्र सिंह जी, आनंद पटवा जी, उदित कुजूर जी, अरुण कुमार पुरी जी, निराशा कुमारी जी, अवधेश यादव जी, राजन कुमार जी, हेमा कुमारी जी, आर्यन कीर्ति कुशवाहा जी, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। बहुत बहुत स्वागत। नहीं आए फटाफट से आइए, क्लास अब स्टार्ट होने जा रही है। भारत की वनस्पतियां टॉपिक कल मैंने आपको स्टार्ट कराया था बच्चों, कंप्लीट भी करा दिया था। एक वनस्पति रह गई है लेकिन। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कराए थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए थे। पर्वतीय वन, विशेष तौर पर हिमालयी वनस्पतियां, ये भी कंप्लीट करा दी थी। एक वनस्पति का प्रकार रहा है, एक वन रह गए हैं, और वो वन कौन से हैं उसके बाद हम भारत की मृदा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। वो वन कौन से हैं? वो वन है प्यारे बच्चे मैंग्रोव वन या ज्वारी वन, जिनको हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, ज्वारी वन कहते हैं, कच्छ वनस्पति कहते हैं। वो चीज शेष बची हुई है अभी। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर भारत का नक्शा आपके सामने बना हुआ है, और भारत के इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं सुंदरवन डेल्टा, महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कच्छ करण, सुंदरवन डेल्टा, महानदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा। ये सारी के सारे जो क्षेत्र हैं उनमें आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। यानी कि मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जो मैंग्रोव वन है, ज्वारी वन है, वो पाए जाते हैं। ज्वारी वनों के प्रमुख क्षेत्र भारत में विशेष तौर पर लिखकर मैंने आपको समझा दिए। अब इन ज्वारी वनों के जो वृक्ष होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। अब जाहिर सी बात है, दलदली क्षेत्र में वो पाए जा रहे हैं तो पानी तो प्रचुर मात्रा में होगा, और जब पानी प्रचुर मात्रा में होगा तो वृक्ष खूब पनपेंगे। उनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होगी। उनकी ऊंचाई कितनी होगी? 30 मीटर तक ऊंचाई होगी उनकी। किनकी ऊंचाई? वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर तक होगी बच्चों। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो वहां पर पानी की प्रचुर मात्रा है। इसलिए कल मैंने आपको समझाया था, जहां जल की प्रचुर मात्रा होती है वहां वनों में वृक्षों का धुआंधार विकास होता है। ये वन दलदली क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा, कच्छ करण, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी का डेल्टा आदि। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई जो होती है वो 30 मीटर तक होती है। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई जो होती है वो अप टू 30 मीटर्स होती है, 30 मीटर तक होती है। ठीक है, 30 मीटर तक होती है बच्चे इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई। अच्छा, इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सुंदरी का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है, एंगार का वृक्ष है। ये इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं, मेजर ट्रीज हैं, मुख्य पेड़ हैं इन वनों के। इन वनों के वृक्षों की जड़ें जटा की तरफ फैली होती हैं और अपने तने को पानी से ऊपर उठाकर रखती हैं। कल महाशिवरात्रि थी, भोलेनाथ का खूब पूजा किया आप लोगों ने, और भोलेनाथ की आप पता तांडव करते हैं तो जटाएं फैलती हैं कि नहीं? ऐसे ही इन वनों के वृक्षों की जड़ें जो है जटा की तरह फैली होती है और मजबूती के साथ अपने तने को पानी से ऊपर उठाकर रखती है। यानी कि मजबूती के साथ वो जमीन को जकड़े रहती है। ठीक है जी।
यहां पर इन वनों की ये विशेषता है। अच्छा, अगर इन वनों की बात करें तो बच्चे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर इन वनों का विस्तार है? तो 0.15% पर। कितने पर बेटा? 0.15% पर इनका विस्तार पाया जाता है, 0.15%। ठीक है जी बच्चे, 0.15%। पॉइंट जरूर लगा लेना, 15% गलत हो जाएगा। 0.15% क्षेत्रफल पर इनका विस्तार पाया जाता है। और ये आंकड़ा किसमें है? लगभग में है आंकड़ा, लगभग में। ठीक है जी, और ये भी अप्रॉक्स, लगभग में आंकड़ा है। अच्छा, वे क्षेत्र कौन से हैं, वे राज्य कौन से हैं जहां पर मैंग्रोव वन या ज्वारी वनों का विस्तार सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? वे क्षेत्र, वे राज्य मेरे प्यारे बेटा, पहला नंबर पश्चिम बंगाल का है और दूसरा नंबर गुजरात का है। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में टाइडल फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। ज्वारी वनों का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। कहां पाया जाता है? भारत के पश्चिम बंगाल में और गुजरात राज्य में। सबसे पहले सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरा सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? गुजरात राज्य में पाया जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद भारत में टाइडल वनों का, टाइडल फॉरेस्ट का, ज्वारी वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। भारत में ज्वारी वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है बच्चे? सुंदरवन क्षेत्र भारत में ज्वारी वनों का सबसे ज्यादा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा? सुंदरवन क्षेत्र बेटा। बोलो क्लियर है? चलिए, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, कितने प्रतिशत पर पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, ज्वारी वनों के बारे में सारी चीज बता दी। अब मेरे प्यारे बेटा, हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, विविध क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में है? आप कहोगे गुरुजी मध्य प्रदेश में है। बात सही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ भारत में वनों का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां है? अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें तो लक्षद्वीप आंसर। केवल राज्यों की बात करें तो मिजोरम आंसर। वनों का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वनों का। राज्य की बात करें तो, और केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लगभग 90% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, और मिजोरम में लगभग 86% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाएंगे तो नंबर 1 पर लक्षद्वीप आ जाएगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाएंगे तो। अच्छा, सर्वाधिक अति सघन वन कहां है? अति सघन वन का मतलब बहुत पास पास हो पेड़, जंगल। एक होता है कि भाई यहां पर पेड़ है, यहां पर जंगल है, एक यहां पर जंगल है, एक यहां पर जंगल है, एक यहां पर जंगल है, ऐसे करके पाया जाता है। और एक होता है कि यहां भी जंगल, यहां भी जंगल, बिल्कुल ही जंगल है। ये अति सघन वन है। ये क्या है? अति सघन वन है। सबसे ज्यादा अति सघन वनों का विस्तार कहां पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा सबसे ज्यादा अति सघन वनों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पहाड़ी इलाका है, लोग कम रहते हैं, जंगलों का विस्तार ज्यादा है। सबसे ज्यादा अति सघन वन कहां पाए जाएंगे? मोस्ट डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्यारे बेटा, प्यारे बच्चे, अगर हम इसकी अगर हम बात करें तो भारत में जो वन है उनसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम विस्तार कहां पाया जाता है? वनों का सबसे कम विस्तार कहां पाया जाता है? तो भैया वनों का सबसे कम विस्तार हरियाणा राज्य में पाया जाता है। कहां पर? हरियाणा राज्य में।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत वन कौन से हैं? तो बेटा भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत जो वन है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत वन जो है वो आपके कौन से हैं प्यारे बच्चे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत वन है। देखिए यहां पर आप एक बार फिर पढ़िए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वनों से संबंधित। भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया है मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट, भारत में सर्वाधिक अति सघन वन कहां पाए जाते हैं? तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक अति सघन वन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। वनों का सर्वाधिक प्रतिशत विस्तार कहां पाया जाता है? नंबर 1 लक्षद्वीप में, नंबर 2 मिजोरम में। लक्षद्वीप के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो लगभग 90% भाग पर। आंकड़ा किसमें है? लगभग में है। और मिजोरम के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? तो लगभग 85% पर। ठीक है जी। यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों की बात करें तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर। और अगर केवल ये पूछा जाए कि भारत में वनों का सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम होगा, क्योंकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है बेटा? एक केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी, यूनियन टेरिटरी है। और भारत में वनों का न्यूनतम विस्तार कहां पाया जाता है? तो न्यूनतम विस्तार हरियाणा में पाया जाता है। भारत में वनों का, जंगलों का मिनिमम जो एक्सपेंशन है, एक्सटेंशन है, वो कहां पाया जाता है? तो हरियाणा में पाया जाता है। न्यूनतम विस्तार बोलो कहां पर? हरियाणा में पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कहां पाए जाते हैं? कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। भारत में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत वन है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है बच्चों। ये हो गया भाई टॉपिक फिनिश्ड। ठीक है जी। क्या हुआ बच्चे? टॉपिक फिनिश्ड। आपका टॉपिक जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। टॉपिक फिनिश्ड। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बोलो भाई वनों में कोई दिक्कत आई आप लोगों को? भारत में वनस्पतियां कराई, कोई दिक्कत रही है आप लोगों को? अगर रही हो तो मुझे बता दो फटाफट से कि गुरुजी भारत में वनस्पतियों से हमें ये दिक्कत रही है। हम माता जी की तबीयत, अभिषेक कुमार जी बेटा बस दुआ करते रहो, बाद बाकी जैसे ही अच्छी होगी तो मैं अपने आप बताऊंगा। अभी तो कुछ नहीं यार, दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है माता जी की तबीयत। अभिषेक कुमार जी, अभिराम कुमार जी, मैं भी लगा हुआ हूँ, दुआ दवा हर तरीके से प्रयासरत हूं। बाकी ईश्वर के हाथ में है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है जी। चलिए सर मेरा पैर सही नहीं है, रनिंग नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा डॉक्टर से सलाह एक बार आप लीजिए प्रदीप राजभर जी, और निराश मत होइए। देखिए जिंदगी में हिम्मत मर्दा तो मर्दा है खुदा। एक कहावत है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत है तो इंसान ही भगवान है। सबसे बड़ा हमारा क्या मेन मोटिव रहना चाहिए कि हमें निराश नहीं होना, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहना है, कर्म करना है पॉजिटिविटी के साथ। बाद बाकी सब फल ईश्वर के हाथ में है, वही उसी को देना है। ठीक है जी। अंगोला के जंगल कैसे होते हैं? बेटा वो अफ्रीका की बात कर रहे हो तुम, मैं भारत की वनस्पतियों की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। चलिए चंदन का पेड़ सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कर्नाटक राज्य में मिलता है बेटा। कर्नाटक राज्य ऐसा क्षेत्र है चंदन के पेड़ मिलते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु। आपने नाम सुना होगा चंदन तस्कर वीरप्पन, जो पहले, अब तो खत्म हो गया। चंदन तस्कर वीरप्पन का एक बहुत बड़ा गैंग था, चंदन की तस्करी करता था वो है। कर्नाटक के जंगलों में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। कब तक पूरा होगा कोर्स? बेटा लगा हुआ हूं, अब एकदम ज्यादा जल्दी भगाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मृदाएं, भारत की मिट्टियां। तो प्यारे बच्चे भारत की मिट्टियों की अगर हम चर्चा करें
भारत की मृदाओं की चर्चा करें तो मिट्टियों के बारे में आप एक चीज जानिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदाओं को भारत में 2 वर्गों में बांटा है। इसने मृदाओं का विभाजन किया है 2 वर्गों में। एक बताया है कि मुख्य प्रकार की मृदा, मुख्य, और दूसरी गौण यानी कि सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, प्राइमरी सॉइल्स, और ये सेकेंडरी सॉइल्स। ठीक है जी। मुख्य प्रकार की मृदाएं कितनी हैं? 8, और गौण प्रकार की मृदाएं कितनी हैं? तो 27। मुख्य प्रकार की मिट्टियां 8 हैं और 27 गौण प्रकार की मिट्टियां हैं। अब हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत किस चीज की चर्चा कर रहे हैं, करनी है विशेष तौर पर, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियां, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी। ऋषि तिवारी जी कह रहे ज्यादा शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, कोई कह रहा कि इतनी डीप पूछेगा क्या? ऋषि तिवारी जी बताओ कैसे डीप पढ़ाया जाए फिर, हैं? हाँ बेटा, पर्वती वन करा दिए थे कल मैंने, हरिश्चंद्र आर्य जी कल करा दिए थे। सर जी संपदा कहाँ मिलती है? सफेदा। सफेदा क्या होता भाई? तो मौज लेते रहते हो बस मुझसे, हैं? चलिए श्रीकेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। ऋषि तिवारी जी को अगर शॉर्ट लग रहा है तो मुझे बताओ क्या और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो भाई 8 प्रकार की जो मुख्य मृदाएं हैं, मुख्य मिट्टियां हैं, वो कौन सी हैं बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अभी बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में बताया, 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख और 27 गौण प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है जी। हाँ, यानी कि इन 1986 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR was told that 8 major and 27 minor soils are found in India। ठीक है जी। 8 मुख्य और 27 उप प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है? अच्छा, अब 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियां कौन सी हैं वो बच्चे आपके सामने हैं। पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। दूसरी लाल मृदा, रेड सॉइल। तीसरी मिट्टी काली मृदा, ब्लैक सॉइल। चौथी मिट्टी लेटराइट मृदा। पांचवी मिट्टी मरुस्थलीय मृदा। छठवीं मिट्टी पर्वतीय मृदा। सातवीं मिट्टी पीट एवं जैविक मृदा। आठवीं मिट्टी नमकीन एवं क्षारीय मृदा। ये 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं, मुख्य प्रकार की मिट्टियां हैं। अगर आप कहोगे कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इन 8 प्रकार की मिट्टियों से आने की ज्यादा संभावना है। और मेरे प्यारे बच्चे, और अगर तुम्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानना है तो ये 4 प्रकार की मिट्टियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 प्रकार की मिट्टियां हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो ज्यादा रहेगी। पहली 4 इनको पढ़ डाला, लाइफ जिंगा लाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, गौण का मतलब सेकेंडरी, कब इंपॉर्टेंट? ठीक है, हमको पीडीएफ निकलवाना है, कौन सा निकलवाना है? हाथ से लिखा हुआ बोर्ड पीडीएफ। बोर्ड पीडीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हाथ से लिखा हुआ निकलवा लो, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ से लिखे हुए में एक बार बोर्ड पीडीएफ से मिलान जरूर कर लेना। कहीं कोई गलती हो तो मुझे बता देना, है ना? कहीं कोई गलती हो तो मुझे बता देना, करेक्शन भी कर लेना। बोर्ड पीडीएफ मैं आपको सलाह बोर्ड पीडीएफ की दूंगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां स्थित है? कमलेश चौहान जी, दिल्ली में स्थित है बेटा। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की, एलुवियल सॉइल की चर्चा करेंगे, जलोढ़ मृदा की चर्चा करेंगे।
जलोढ़ मृदा सबसे पहले आप देखिए कहां पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का इलाका कौन सा है? तो प्यारे बेटा, जलोढ़ मृदा का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है इस मैप में, वो जलोढ़ मृदा का इलाका ये रहा। इस मैप में जलोढ़ मृदा का इलाका जो है वो ये रहा। जलोढ़ मृदा का इलाका जो है वो ये रहा। ये देखिए, ये जलोढ़ मृदा का इलाका है। ये रहा, ये जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, एलुवियल सॉइल का इलाका है। आप बड़े आराम से देख सकते हो, प्लस के निशान, प्लस 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 प्लस, ये जो साइन है, ये जो क्षेत्र है, वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा बनती कैसे है? हिमालय पर्वत है ना, ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतों पर बर्फ जमी रहती है। पर्वतों पर क्या जमी रहती है? बर्फ। और इस बर्फ के पिघलने के कारण जो है, इस बर्फ के पिघलने के कारण नदियां निकलती हैं और नदियां अपने साथ पर्वत को काटकर पर्वत के टुकड़ों को लेकर आती हैं। पर्वत के टुकड़ों को लेकर आती हैं। कौन लेकर आती हैं? नदियां लेकर आती हैं। कहां लाती हैं? अपने साथ लाती हैं। जैसे ही नदियां मैदानी इलाके के प्रारंभ में प्रवेश करती हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को तो वो यहीं जमा कर देंगी। बड़े बड़े टुकड़ों को तो मेरे प्यारे बेटा वो यहीं जमा कर देंगी, और छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे जो कण हैं, उनको नदी अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उनको नदी जो है वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी। और ये छोटे छोटे कण भी आपस में टकरा टकरा कर क्या हो जाते हैं? महीन होते चले जाते हैं। बारिश का मौसम आएगा, इस नदी के पानी में उफान आएगा, ये नदी अपने साथ अवसादों को यहाँ लेकर जाएगी। बारिश का मौसम समाप्त होगा, पानी तो वहीं की वहीं आ जाएगा, लेकिन अपने साथ जो अवसाद लेकर गई थी, सेडिमेंट्स लेकर गई थी, उनको ये यहीं की डिपॉजिट कर देगी, उनको ये यहीं की जमा कर देगी। और मेरे प्यारे बच्चे, इनको यहीं की जमा करने के कारण यहाँ पर एक मैदानी इलाका बन जाएगा, और ये जो मिट्टी होगी ना यहाँ पर इन क्षेत्रों में, वो जलोढ़ मृदा कहलाएगी। ये जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा है। ये नदियों के द्वारा हिमालय पर्वत को काटकर लाए गए अवसादों के कारण निर्मित है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। क्यों सबसे ज्यादा उपजाऊ हुआ? क्योंकि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है इसको, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत मिट्टी है। भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर, लगभग 40% क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रही है। कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कहता, ये एनसीईआरटी कहती है। लगभग 40% पर क्या मिलता है बेटा? इन मिट्टी का विस्तार मिलता है। आप कहोगे कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है गुरुजी? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप यहाँ पर देख रहे हो, पंजाब में मिलेगी, हरियाणा में मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मिल रही है, बिहार में मिल रही है, कुछ पश्चिम बंगाल में भी मिल रही है, कुछ असम में भी मिल रही है, कुछ गुजरात में भी मिल रही है, पूर्वी राजस्थान में भी मिल रही है। इन जगहों पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। वॉइस मेरी तरफ से क्लियर है शर्मा जी, अनुराग शर्मा जी? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में, आप एक बार देखिए। ठीक है जी बच्चे, तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। लगभग 40% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा। ठीक है, और नदियों के द्वारा हिमालय पर्वत को काटकर लाई गई अवसादों के निरंतर जमाव से निर्मित मृदा। और इस मिट्टी में कौन कौन सी प्रमुख फसलें पैदा की जा सकती हैं?
तो वो फसलें जो है मेरे बेटा वो गेहूं है, गन्ना है, चावल है। इन फसलों की खेती हेतु ये मिट्टी जो है काफी उपयुक्त है, काफी फेमस है। ठीक है जी, गेहूं गन्ना चावल की खेती के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मिट्टी भी दो क्षेत्रों में बांटी जा सकती है, खादर और बांगर। जैसे यहां पर ये जो अब जलोढ़ है वो जमा हो रहे हैं, अवसाद जमा हो रहे हैं, और जिनमें से जो नए अवसाद होंगे, न्यू सेडिमेंट्स, न्यू एलुवियल्स, नए अवसाद, नए जलोढ़, उनसे निर्मित क्षेत्र खादर कहलाएगा। और जो पुराने अवसाद हैं, पुराने जलोढ़ हैं, उनसे निर्मित क्षेत्र बांगर कहलाएगा। नए अवसादों से निर्मित क्षेत्र खादर और पुराने अवसादों से निर्मित क्षेत्र बांगर। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से क्लियर हो गया होगा आपको। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो नए अवसाद, पुराने अवसाद, नए जलोढ़, पुराने जलोढ़, सारी चीज क्लियर कर दी है मैंने आपको। ठीक है, चलो हम एक बार, जैसे कि पता है आपको, हर चीज दो बार मैं कराता हूं। अभी तो केवल समझाई है, अब एक बार रिपीट भी कराऊंगा। इस चीज को रिपीट कर लेते हैं बच्चे। तो जलोढ़ मृदा के बारे में आप देख रहे थे, एक बार इमेजेस में भी आप देख लीजिए जलोढ़ मृदा कैसी होती है। देखो ये रही, ये सागर का तट है, ये पानी बह रहा है आपका, और बस इस जगह पर जलोढ़ मृदा है। यहाँ सागरी लहरें या नदी की जो लहरें हैं वो प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या करती होगी, अवसादों का जमाव करती है। देखो ऐसी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पाई जा रही है। ठीक है, कुछ पुराने क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जहाँ पहले नदी बहा करती थी, वो बांगर क्षेत्र है। और ये वाले क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खादर प्रकार की मिट्टी का यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं। ये वाली मिट्टी कौन सी? खादर प्रकार की मिट्टी, जहाँ नदियां प्रतिवर्ष अवसादों का जमाव कर रही हैं, ऐसी मिट्टी की फोटो लगे हुए हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद मेरे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसके क्षेत्र देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों की चर्चा करें तो जलोढ़ मिट्टियां विशाल मैदानों, पंजाब से असम तक, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कि देश के लगभग 43.4% भूक्षेत्र पर विस्तृत है। और एनसीईआरटी में लगभग 40% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार दिया है। तो लगभग में आंकड़ा 40% के आसपास क्षेत्रफल पर ये मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, वो विस्तृत है, वो फैली हुई है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो ये मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। ये मिट्टियां, नदियां जो पर्वतों को काटकर पदार्थ लेकर आई हैं, उनसे निर्मित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हल्के भूरे से राख जैसे भूरे रंग की है, और गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की है। हल्के भूरे से राख जैसे भूरे प्रकार की ये मिट्टियां होती हैं, और रेतीली से दोमट प्रकार की मिट्टी होती है ये। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे कि बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है, तथा पुरानी कांप को जो अपरदन से अप्रभावित है, बांगर कहलाती है। कांप का मतलब जलोढ़, अवसाद। यहां पर क्या कांप का क्या मतलब है? कांप का मतलब है जलोढ़, कांप का मतलब है अवसाद, और कांप का मतलब है एलुवियल। कांप का मतलब एलुवियल भी है, जलोढ़ भी है, अवसाद भी है, और एलुवियल भी है। किसका मतलब? कांप का मतलब बच्चे। ठीक है जी, तो कहने का मतलब जो नए अवसाद जहां पर नदियां जमा कर रही हैं, वहां पर वो उस क्षेत्र को खादर कहते हैं। और जहां कभी पुराने समय में नदियां अपने अवसादों को जमा किया करती थी, अपेक्षाकृत जो ऊंचे क्षेत्र हैं, उनको बांगर कहते हैं। जहां वर्तमान में नदियां अपने अवसादों का जमाव नहीं करती हैं। अच्छा, बांगर भूमि में कंकड़ तथा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। अब बांगर भूमि जो है अपेक्षाकृत ऊंची क्षेत्र है, जहां नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पा रहा, तो लगभग उसमें क्या पाए जाते हैं? कंकड़ टाइप की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, गांठ पाई जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कहा जाता है। ठीक है,
चलिए भाई, अब एक बात देख लेते हैं हम लोग कि ये जो है इन मिट्टियों में किस चीज की प्रचुरता है, यानी कि किस चीज में ये समृद्ध है और किस चीज की इसमें कमी है। तो यहां पर देखो, इन मिट्टियों में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। कुछ चीजें तो इसमें प्रचुर मात्रा में मिल रही हैं और कुछ चीजों का इसमें क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है, लेक पाया जा रहा है, अभाव पाया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, और ये मिट्टी धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए, दलहन की खेती के लिए, तिलहन की खेती के लिए, आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी इन सभी चीजों की, धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, बढ़िया होती है ये खेती, ये जो मिट्टी है बच्चे। ठीक है जी, ये भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक बार और कुछ चीजों को देख लीजिए आप कि जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। भाई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कैसा उपजाऊ क्षेत्र है, वहां जनसंख्या ज्यादा रहती है। अब ज्यादा जनसंख्या रहती है, इसका विस्तार कहाँ है बताओ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। और ये कैसे इलाके हैं, ये अत्यधिक जनसंख्या वाले इलाके हैं ना भारत में, तो यहाँ इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। और ज्यादा जनसंख्या के भरण पोषण की जिम्मेदारी है इस पर। इसका मतलब क्या है, वॉइस कम आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। वॉइस तो सही है भाई, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है ओम राम जी। तो इसमें क्या है, भरण पोषण की जिम्मेदारी है इस पे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो जाहिर सी बात है इसमें कैसी कृषि की जाएगी, गहन कृषि। क्षेत्र कम, जनसंख्या ज्यादा और उसकी जरूरतों को पूरा करना है, तो गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसमें की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है और इस मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कछारी मिट्टी, कांप मिट्टी इत्यादि नामों से भी हम इस मिट्टी को जानते हैं। ठीक है, ये कुछ अदर नेम्स हैं मिट्टी के। और यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, बताओ निम्नलिखित में से कांप मिट्टी किसे कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। चलो, तो ये भी हो गया आप लोगों का क्लियर एकदम से। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए प्यारे बच्चे, यहां पर आप देखिए ओल्ड एलुवियल्स, एलुवियल्स उनको हम क्या कहते हैं, पुरानी कांप को बांगर, और न्यू एलुवियल्स उनको हम क्या कहते हैं, नई कांप को क्या कहते हैं बेटा, खादर। देखो ये है आपकी, जहां पर नदी का पानी प्रतिवर्ष पहुंच रहा है, ये खादर क्षेत्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नए नए अवसाद जमा कर रही है नदी। और ये क्षेत्र जो अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र है, जहां नदी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्षेत्र कैसा है, बांगर क्षेत्र है। वो क्षेत्र कैसा है, वो क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। खादर और बांगर दोनों इलाके मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है जी। चलिए, साउंड बेटा मेरी तरफ से सही है और आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। माइक में आवाज कम आ रही है भाई, क्या बोल रहे हो आप, मेरी तरफ पूरा ऊपर लगा हुआ है। हेलो, देखो कितनी जबरदस्त आवाज आ रही है, देखो एक बार बजा के देखो, फुल देखो, क्या बोल रहे हो आप, आवाज तो फुल है मेरी तरफ से। अब तुम यार कोई मौका नहीं मिल रहा तो साउंड को ही पकड़ लेते हो हैं। हाँ मैंने देख लिया भाई। लो चलो, अब बताओ अब कैसी आवाज आ रही है, बताओ एक बार बताओ फटाफट से। अब मुझे बताओ, मैंने कुछ सिस्टम चेंज किया है, अब बताओ कैसी आवाज आ रही है, जल्दी बताओ फटाफट से। अब ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, पहले जब भी मैं आगे बढ़ूंगा। अब आवाज को क्लियर कर लो। अब ओके हो गया, अब दिक्कत तो नहीं है ना, वो सही है। अब सही हुआ कि पहले सही था, ये बताओ। अभी मैंने एक सेटिंग की इसमें, अब सही है कि पहले सही था, अब चेक करना जरा। हेलो हेलो, अब आवाज कम हो गई है, अब आवाज कम हो गई, अब देखो अब सही की है। अब देखो आवाज बढ़ी, यानी कि पहले जो मैं पढ़ा रहा था वो बिल्कुल सही साउंड में पढ़ा रहा था। ठीक है जी।
हाँ अब देखो इधर आ जाओ, तो ये जहां पर जो पथरीला क्षेत्र है, कंकड़ इत्यादि पाए जा रहे हैं, वो क्षेत्र भांगर कहलाता है। और नदियां जहां नए नए अवसादों का जमाव प्रतिवर्ष करती हैं, वो क्षेत्र खादर कहलाता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी अगर कोई है तो वो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। प्यारे बच्चे, ये जो काली मिट्टी है, इसको अगर हम देखोगे तो ये कहां कहां पर पाई जाती है, जरा इसका मैप आपके सामने दिया गया है, एक बार देखिए। इसका मैप आपके सामने दिया गया है, ये रहा। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है बच्चे। काली मिट्टी कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब ये काली मिट्टी कहां कहां पाई जाएगी? एमपी में पाई जाएगी, महाराष्ट्र में पाई जाएगी, कर्नाटक में पाई जाएगी, गुजरात में पाई जाएगी। इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है बच्चे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब इस काली मिट्टी की विशेषताओं की चर्चा करें बच्चे, तो भारत के लगभग 16.6% एरिया पर पाई जाती है। यानी कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। अच्छा, ये मिट्टी जो है ये लावा के विखंडन के कारण बनती है। लावा के विखंडन के फलस्वरूप, लावा के विखंडन के फलस्वरूप ये मिट्टी बनती है। लावा के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप ये मिट्टी बनती है। ये मिट्टी कैसे बनती है? लावा के ज्वालामुखी के लावा के विखंडन के फलस्वरूप बनती है, डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप बनती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लावा के विखंडन के फलस्वरूप, लावा के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप ये मिट्टी बनती है। और प्यारे साथी, अगर हम इसकी बात करें लावा के विखंडन के फलस्वरूप, लावा के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप ये मिट्टी बन रही है, बात सही है, कायदे की है। अब इस मिट्टी की क्या कुछ और विशेषताएं हैं? हाँ, बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कछारी मिट्टी, मैंने जलोढ़ मिट्टी का एक नाम बताया था, ऐसे ही इसका एक नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई, ये काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है बच्चे? महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन इंडिया किस स्टेट में है? तो मेरे प्यारे बच्चे, वो महाराष्ट्र स्टेट में है। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। इसका अदर नेम, अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा है। इसका विस्तार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 16.6%, लगभग में। आंकड़ा किसमें है बच्चे? लगभग में है। और ये कैसे बनती है? तो लावा के विखंडन के फलस्वरूप बनती है। कहां पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात इत्यादि इलाकों में पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें काली मिट्टी की बच्चे, तो काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अधिक होती है। एक बार वर्षा हो गई अच्छी तो इसमें वाटर को होल्ड करके रख सकेगी, और अगली बार अगर कम वर्षा हुई तब भी शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त हो जाएगी। यानी कि वे फसलें जिनको कम पानी की आवश्यकता है, जैसे मूंगफली इत्यादि का यहाँ खेती की जा सकती है, इत्यादि का यहाँ उत्पादन किया जा सकता है। प्यारे बच्चे, ये मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए फेमस है, कॉटन की खेती के लिए फेमस है। किसकी खेती के लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए फेमस है। कॉटन की खेती के लिए मिट्टी जो है वो काफी फेमस है। बताओ प्यारे बेटा, किसके लिए फेमस है? कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए फेमस है मिट्टी।
क्लियर है, समझ में आया? किसकी खेती के लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए फेमस है। कौन सी मिट्टी बच्चे? ये वाली मिट्टी। अच्छा, अगर इस मिट्टी की चर्चा करें, इस मिट्टी की बात करें, इस मिट्टी की चर्चा करें, इस मिट्टी की बात करें, तो ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम काली मिट्टी कह रहे हैं, इसकी एक और विशेषता है, ये गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। गीली होने पर चिपचिपी स्टिकी हो जाती है और सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। हम जुताई करते हैं खेतों में तो क्या करते हैं? क्यारियां बना देते हैं जुताई के माध्यम से। अब जब ये मिट्टी सूखेगी तो इसमें क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाती हैं। सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है और दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्वतः जुताई की सुविधा उपलब्ध है। जो क्यारियां हम बना रहे थे, जो दरार हम क्रिएट कर रहे थे मशीन की सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से, हल की सहायता से, वो तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली बन गई। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस मिट्टी में स्वतः जुताई की सुविधा उपलब्ध है। प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे तथ्य ऐसे तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने सारे तथ्य देख लिए हैं, जो लिखने वाले हैं देखो सारी चीज लिख लिख के पहले ही बता देता हूं। अब तुम लोग कहाँ का प्रॉब्लम क्रिएट करते हो? जो मैं तुम्हें रिपीट कराता हूँ ना, तुम उसको पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि जल्दी कराता था। अब मैंने इतने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है, जो लिखने वाला होगा बड़े आराम से लिख लिया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं। तो मैंने बताया कि ये मिट्टी कैसे बनती है? लावा के विखंडन से बनती है। कैसे बनती है बच्चे? लावा के डीकंपोजिशन के कारण बनती है। डीकंपोजिशन के कारण बनती है, डीकंपोजिशन के कारण बनती है। ये मृदा भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैली हुई है? 16.6% क्षेत्रफल पर। किसके लिए फेमस है बेटा? ये कपास की खेती के लिए फेमस है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है जी। अच्छा, इस मिट्टी की विशेषता है कि इसमें जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है और ये मिट्टी इसी कारण से शुष्क कृषि के लिए भी उपयुक्त होती है। शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त होती है मिट्टी। अच्छा, ये मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाएगी, सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है तथा इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अतः कहा जाता है कि इस मृदा में स्वतः जुताई की सुविधा उपलब्ध है। अतः क्या कहा जाता है कि इस मिट्टी में स्वतः जुताई की सुविधा क्या है? उपलब्ध है। बच्चे बोलो, क्लियर है? बोलो, समझ में आया? चलिए, इसके बाद बच्चे इसके कुछ नाम यहां पर दे रखे हैं। काली मिट्टियों को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, करेल काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम भी कहते हैं। ट्रॉपिकल चेरनोजेम सोइल भी इसको हम कहते हैं। यानी कि ये मिट्टी 3 प्रकार की मिट्टी है, 3 नामों से जानी जाती है, 3 अलग अलग नामों से जानी जाती है। रेगुर मिट्टी, करेल काली कपास वाली मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम। सर्वाधिक विस्तार इसका कहां है? मैक्सिमम एक्सटेंशन कहां है? तो मैक्सिमम एक्सटेंशन महाराष्ट्र में है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? महाराष्ट्र राज्य में है इसका सबसे ज्यादा विस्तार। बोलो, सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? महाराष्ट्र राज्य में है। ये मैंने आप लोगों को बताया था भाई। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में, ये मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी देश के लगभग 16.6% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चे, इस हिसाब से ये देश का तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से इस चीज को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब अगर हम बात करें मेरे बेटा कि इस मिट्टी में किस चीज की
अधिकता होती है, किस चीज की कमी होती है। देखो ये क्षेत्र भी देख लो, इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र कौन से? महाराष्ट्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, दक्कन लावा पठार है। दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा यानी कि डेक्कन का जो क्षेत्र है उसमें लावा के विखंडन से इस मिट्टी बनी हुई है और इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इस मिट्टी में किस किस चीज की प्रधानता है, किस चीज की कमी है? लोहे की, चूने की, कैल्शियम की, पोटास की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इनकी अधिकता है, इनसे समृद्ध है ये। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की क्या है इसमें कमी पाई जाती है। ये हो गई भाई आपकी काली मिट्टी भी कंप्लीट हो गई। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, 2 मिट्टियां कंप्लीट करा दी। भारत की वनस्पतियां तो कंप्लीट कराई थी। ठीक है जी। अब इसके बाद बच्चों कल हम आपसे मुलाकात करेंगे, आगे की चर्चा कल हम आपके साथ करेंगे इस लाल मिट्टी के बारे में। नई मिट्टी शुरू होगी, लाल मिट्टी। आज की क्लास में अगर आपका कोई दिक्कत हो तो बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए। देखो बेटा अमित राजभर जी, मैंने ये उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ज्यादा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। कुछ एक एरियाज है इधर उधर तत्रवत ये फैली हुई है। ठीक है जी। चलिए काली मिट्टी के बारे में बता रहा हूं। और कोई दिक्कत? पीडीएफ कट क्यों जाता है? नहीं कट के नहीं आता भाई, जितना मैं पढ़ाता हूं उतना ही आएगा। ठीक है, कल आपसे मुलाकात होगी बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।